नीमापुर नाम के एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की के खूब चर्चे थे। गांव की औरतें आपस में बात करती हुई, अपनी पड़ोसन नीमा की बेटी मीरा एक नंबर की शराबी है। बच्चलन कहीं की, ना शर्म है ना लिहाज। तभी मीरा वहां आ जाती है और उन औरतों के पानी से भरे मटकों में शराब भर देती है। आप सभी पी कर देखो, जन्नत प्राप्त होती है, जन्नत। बोतल चढ़ा लो सैया, तुमको जन्नत दिखती है। मैं सारी औरतें अपने पानी में मटके तोड़ देती है। बेशर्म नहीं की मीरा एकदम बिगडेल और बदतमीज किस्म की लड़की थी। बिल्कुल तुम पर गई है, बिगडेल बदतमीज शराबी बाप की शराबी औलाद। तुम भी घूंट लगा कर देखो, मजा ही आ जाएगा। शर्म करो शर्म, कम से कम इस उम्र में तो छोड़ दो इसे। हो सकता है तुम्हें देखकर मीरा में भी सुधार आ जाए। यही तो उम्र है पीने की और जीने की। ये कहकर नीरज हंसने लगता है। हाँ, तुम्हें तो कोई चिंता है ही नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत सोचने के बाद नीमा मीरा के लिए उसके बचपन के दोस्त अमन को अपने घर रिश्ते के लिए बुलाती है। आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं, मेहरबानी करके उनके सामने शराब मत पीना। मैं तो पीऊंगी और उसे भी पिलाऊंगी। छी छी छी, कुछ तो शर्म कर बच्चलन। तभी मीरा को देखने के लिए अमन और अमन की माँ आ जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते, ये मीरा। मीरा अमन की माँ से कहती है, अच्छा तो आप भी आई है। मैंने सोचा आप तो स्वर्ग में पहुंच गई होंगी। मैं तो रोज ही स्वर्ग में पहुंच जाती हूँ। अच्छा, वो कैसे? इसे पीकर। अमन और सुमन भी शराबी थे। मीरा नशे में लड़खड़ाती हुई कहती है, अरे वाह, शराबी पति, शराबी सास और शराबी बहू। मैं तो जब तक 2-3 बोतल ना लगा लूं, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। ये देखकर नीमा हैरान थी। आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें ये रिश्ता नहीं करना। क्यों माँ, तुमने ही तो अमन को बुलाया था ना, अब तो मैं अमन से ही शादी करूंगी। मीरा अमन से ही शादी करने का मन बना लेती है और थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे। अपनी बेटी को सुधारने की चाह में उसकी शादी एक शराबी ससुराल में करवा दी। गांव की औरतें बातें करते हुए, शराबी बहू ने आते ही इनको शराबी बना दिया। शराबी बहू तो पहली रसोई में भी शराब ही पिलाएगी। ये कहकर सारी औरतें आपस में हंसने लगती है। पर मीरा के घर जाने पर वो मीरा को खाना बनाते देख हैरान रह जाती है। गाजर का हलवा, वो भी शराबी ने बनाया? क्या बात है, आज शराबी के हाथ का गाजर का हलवा खाकर देखो। सब अजीब सी शक्लें बनाते हुए हलवा चखते हैं। हलवा तो वाकई स्वाद है। अब मीरा घर के सारे काम करती थी। ये देख आसपास की सारी औरतें हैरान थी। ये शराबी मीरा इतनी संस्कारी कैसे बन गई? अब औरतें पता लगाने के लिए मीरा के घर में झांकने लगती है और मीरा और अमन की बातें सुनने लगती है। अब मेरा सारा काम कर दिया, जैसे तुमने कहा वैसे सब मैंने करा। अब लाओ मेरी दारू की बोतलें। ये लो, जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही 10 दारू की बोतलें। वाह, आज तो मजा आ गया। फटाफट गटक ले बहू, कोई देख ना ले। तीनों मीरा, अमन और सुमन मिलकर 10-10 बोतलें गटक लेते हैं। छी छी छी, शराबी बहू के साथ साथ ये अमन और सुमन भी शराबी हो गए। बताओ, एक बार में 10-10 बोतलें पीना फेफड़ों को बेजान बना देता है। ये चीज बहुत जानलेवा होती है। बेचारा अमन और सुमन कितने आदर्शवादी और संस्कारी थे, ऐसी बहू आई पूरे खानदान को ही शराबी बना दिया। चलो चलकर नीमा बहन को बताते हैं। सभी औरतें जाकर ये बातें नीमा को बताती हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब मीरा और अमन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और रात दिन मीरा की संगति में अमन भी धूत रहता और इसी के चलते अमन को नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मुझे अमन से बात करनी होगी जल्दी ही। जब उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके पति और सास को भी कोई परेशानी नहीं है, तो तुम क्यों खामखा पजड़े में पड़ रही हो? मीरा मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी में खराब होने नहीं दे सकती। मुझे अमन से बात करनी ही होगी। नीमा अमन और सुमन के घर चली जाती है। अमन,
मेरी बेटी को सुधारने के बजाय तुम भी उसके साथ शराबी हो गए। छी! और सुमन बहन आप भी। हमारी बात तो सुनिए। बस अब मीरा यहाँ नहीं रहेगी। कि तभी मीरा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। मेरी बेटी की ऐसी हालत आप लोगों की वजह से हुई है। नीमा मीरा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अमन और सुमन भी पीछे पीछे जाते हैं। आप इन्हें सही वक्त पर लाई हैं। सब ठीक है ना डॉक्टर? मीरा माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी मीरा ठीक तो है ना? इन लोगों ने तो इसे पूरी तरह से शराबी बना दिया है। न जाने इसका बच्चा कैसा होगा। शराबी बहू का शराबी बच्चा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मीरा, मैं ही तुम्हारे बचपन का दोस्त अम्मू हूँ। मेरा असली नाम अमन है। मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था। अम्मू? जब हमें पता चला कि शहर जाकर तुम शराबी हो गई हो, तो बजाय रिश्ता तोड़ने के हमने तुम्हें बदलना चाहा। मैंने डॉक्टर की मदद ली और उन्होंने मुझे एक ऐसी दवा दी है जिससे शराब की लत छूट जाती है और उसका स्वाद भी बिल्कुल दारू जैसा ही होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी इसे पी ले तो ये ग्लूकोज की तरह काम करता है। पर इसे पीने से नींद आने लगती है, जिससे लगता है कि हमें नशा हो रहा है। मतलब मैं और हम सब इतने दिन ग्लूकोज पी रहे थे। आपने मुझसे झूठ बोला। क्योंकि शराब पी पी कर तुम्हारी किडनी खराब हो रही थी, जो कि इस ग्लूकोज के कारण ही बच पाई है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इन सब चीजों का निरंतर सेवन इंसान को मौत के मुंह में ढकेल देता है। अब से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। मुझे माफ कर दो अमन। मीरा के लिए तुम्हें चुनकर मैं उसकी जिंदगी बचा ली। अरे हाँ, मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया था। मैंने खुद ही वो नौकरी छोड़ दी क्योंकि मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। बधाई हो अमन, आपको भी बधाई हो। आप नानी बनने वाली है। तो चलिए इसी खुशी में 2 दिन बोतलें चढ़ा लेते हैं। बोतल चढ़ा ले सैया, तुमको जन्नत दिखती मैं, तुमको जन्नत दिखती मैं। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मीरापुर गांव में रहने वाला मोहन बहुत ही शरारती, जिद्दी और कामचोर लड़का था। उसके पिताजी गांव के बाजार में जलेबी की दुकान लगाते थे और उनकी जलेबियां पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। मोहन अपने पिताजी की कोई मदद नहीं करता और हमेशा आवारा लड़कों की तरह गांव में घूमता रहता। अरे नालायक, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। जब देखो आवारा घूमता रहता है। बेटा, जब तक मेरी उम्र हो चली है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, तो कुछ काम काज करना शुरू कर दे, नहीं तो मेरे बाद तेरा क्या होगा भगवान जाने। क्या पिताजी, जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। अभी तो मेरा आराम करने का समय है, जब समय आएगा काम काज भी कर लूंगा। तुझे कितनी बार कहा है मेरे काम में सहयोग किया कर, जिससे तू भी कुछ सीख जाएगा, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। अरे ये जलेबी वलेबी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो कुछ बड़ा काम करूंगा। ना जाने कब अकल आएगी इसे, कब समझेगा ये। एक दिन मोहन के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मोहन पर आ जाती है। बेटा, जब तक तेरे पिताजी थे हम सबका पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। अब तुम्हें ही कुछ काम धंधा करना होगा। माँ, पिताजी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। मोहन काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कहीं कुछ काम नहीं मिलता, क्योंकि उसे कोई काम नहीं आता था तो किसी ने भी उसे अपने पास काम पर नहीं रखा। दर दर भटकता मोहन गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। वो बहुत परेशान होता है। उसे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने पिताजी की कही बातें याद कर रोने लगता है। पिताजी, आप कितना सही कहते थे, लेकिन मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप हमेशा मुझे कुछ काम करने और जिंदगी में कुछ करने की सीख देते थे, लेकिन मैं आपके बातों को मजाक में टाल देता था।
आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती और आपसे जलेबियां बनाना सीख ली होती तो आज मुझे यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। मोहन रोते रोते खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। अब क्यों रो रहे हो? जब तक पिताजी थे तब तक तो तुमने उनकी एक ना सुनी और आज पछतावा हो रहा है तुम्हें। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ और तुम्हें कैसे जानता हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपनी परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उनके पालन पोषण के बारे में सोचो। वही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ बाबा। कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। बूढ़ा आदमी मोहन को एक जलेबी का बड़ा सा टुकड़ा देता है। ये लो, ये जलेबी लो और जाकर अपने पिताजी की दुकान में बनाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो जलेबी बनानी आती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, ये जलेबी जो मैंने तुम्हें दी है इसे वहां रख देना जिसमें तुम्हारे पिताजी जलेबी बनाते थे। उसके बाद वो कढ़ाई जलेबियों से भर जाएगी और तुम उसे बेचकर पैसा कमा सकते हो और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा भी कर सकते हो। मोहन जलेबी लेकर अपने पिताजी की दुकान पर जाता है और बूढ़े बाबा को उनके कहे अनुसार जलेबी को कढ़ाई में रख देता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि कढ़ाई जलेबियों से भर गई है। उन जलेबियों की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग मोहन की दुकान की तरफ आने लगते हैं। देखते ही देखते दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। मेरे लिए एक पाव जलेबी दे देना। मेरे लिए भी एक पाव। अरे मोहन, मेरे लिए आधा किलो जलेबी तोल देना। मोहन सबके लिए जलेबियां तोलता है और जल्दी ही उनकी सारी जलेबी बिक जाती है। मोहन को जलेबियां बेचकर अच्छी कमाई होती है। वो खुशी खुशी घर जाता है। माँ देखो, यदि आज पिताजी होते तो कितना खुश होते। मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुझे काम मिल गया और तू अपने परिवार को अच्छे से संभालने लायक हो गया। नहीं माँ, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, बल्कि ये सब तो उस बूढ़े बाबा की जादुई जलेबी का असर है। बूढ़े बाबा, जादुई जलेबी, ये सब तो क्या कह रहा है बेटा? मोहन अपनी माँ को बूढ़े बाबा से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। मोहन की माँ उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर मन ही मन मुस्कुराती है। अब मोहन प्रतिदिन अपने पिताजी की दुकान पर जाता और उस जादुई जलेबी की मदद से ढेरों जलेबियां बनाता जो मिनटों में बिक जाती। एक दिन मोहन की दुकान पर एक भिखारी आता है। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। मोहन अपनी दुकान से 2 जलेबियां उस भिखारी को दे देता है। भिखारी मोहन की दुकान के अंदर बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। असल में वो भिखारी दूसरे गांव में रहने वाला चंदू हलवाई था, जो मोहन की जलेबियों की तारीफ सुनकर भेस बदलकर उसकी जलेबियों की विधि चुराने आया था। ये जलेबियां तो वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। मुझे छुपकर उसकी जलेबियों की विधि को देखना होगा ताकि अपने गांव जाकर मैं भी इसी तरह पैसे कमा सकूं। चंदू मोहन की नजर बचाकर दुकान के अंदर छुप जाता है। मोहन अपनी जादुई जलेबी निकालता है और उसे कढ़ाई में डालता है और देखते ही देखते कढ़ाई जलेबियों से भर जाती है। चंदू ये सब छुपकर देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई जलेबी का कमाल है। मुझे ये जादुई जलेबी चुरानी होगी। रात को जब मोहन जलेबियां बेचकर दुकान बंद करके घर चला जाता है तो चंदू चुपचाप वहां आता है और वो जादुई जलेबी ढूंढने लगता है। वो जादुई जलेबी को दुकान के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन उसे वो जलेबी कहीं नहीं मिलती। आखिर इस मोहन के बच्चे ने जलेबी कहाँ रखी है? कब से ढूंढ रहा हूँ। दिन में जब उसकी दुकान में देखा था तब तो वो यही पड़ी थी, लेकिन अब कहाँ चली गई? तभी उसे दुकान में एक आवाज आती है। वो जलेबी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे कौन है? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उसके सामने वो बूढ़े बाबा आ जाते हैं। चंदू उन्हें देखकर बुरी तरह से डर जाता है।
कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। ये मेरी दुकान है और वो जलेबी भी मेरी है। तुम्हारी दुकान? झूठ मत बोलो तुम, ये दुकान तो मोहन की है। तुम कौन हो? मैं मोहन का पिता हूँ। मैंने अपने बेटे को कितना समझाया कि वो मेरे साथ काम करे और कुछ सीखे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी मृत्यु के बाद जब उसे कोई काम धंधा नहीं मिला तो मुझे उसकी मदद के लिए आना ही पड़ा। क्या मृत्यु हो चुकी है? मतलब तुम एक भूत हो? भूत भूत, भागो, बचाओ! चंदू वहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। मोहन अपनी जादुई जलेबी के जादू से खूब जलेबियां बनाता और बेचता। जल्दी ही उसके और उसके परिवार के दिन बदल गए और उसका जीवन खुशियों से भर गया। नेपाल से सटे बिहार का एक गांव था, औरा। यहीं पर हरिश्चंद्र अपने 2 बेटे गुड्डू और सुजीत के साथ रहते थे। पहले हरिश्चंद्र का फर्नीचर का कारोबार था, लेकिन कारोबार डूब जाने के कारण गांव पर ही खेती करने लगे थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी, मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे एक टेम्पो दिलवा दीजिए, मैं टेम्पो चलाऊंगा। बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, पढ़ लिख कर तू कुछ बन जा। नहीं पिताजी, मैं सोच लिया हूँ, अब मैं टेम्पो ही चलाऊंगा। कुछ जमीन बेचकर एक टेम्पो ला दो, मुझे टेम्पो ही चलाना है। हरिश्चंद्र के लाख समझाने के बावजूद गुड्डू जमीन बेचकर एक सेकंड हैंड पुराना टेम्पो ले लेता है। सुजीत अपने पिताजी के साथ खेत पर ही काम करने लगता है। बेटे और हरिश्चंद्र के द्वारा जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनके हालत नहीं सुधरे। एक दिन खेत में, पिताजी, क्यों ना इस बार करेला की खेती किया जाए? मैं भी यही सोच रहा था बेटा। मुझे भी चीनी की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने करेला खाने की सलाह दी है। हरिश्चंद्र अपने खेत में करेला लगा देता है। सुजीत उसकी खूब सेवा करता है। जल्द ही उसमें फूल आ जाता है। जब करेला थोड़ा बड़ा होने लगता है, तभी घमासान बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार 1 सप्ताह होती रहती है। नेपाल द्वारा डैम से पानी छोड़े जाने से पूरा क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। घनघोर बारिश और बिजली गिरने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा जाता है। एक बिजली एक करेले पर भी गिरती है। देखते ही देखते वो करेला बहुत बड़ा हो जाता है। उधर नेपाल से लगातार पानी आने और घनघोर बारिश से सारा गांव डूब जाता है। तब लोग उस विशाल करेले में सीढ़ी से घुसकर जान बचाते हैं। कुछ दिन पानी निकलने पर, हरिश्चंद्र जी, आपके इस जादुई करेले ने पूरे गांव को बचा लिया। हाँ, ये बात तो है कि आज अगर सुजीत ने जादुई करेला नहीं लगाया होता तो हम सब इस तरह बात नहीं कर रहे होते। भाई, मेरी तरफ से सभी लोगों की जान बचाने के लिए सुजीत को 25,000 रुपए दिया जाता है। मुखिया जी को देखा देखी सभी लोग सुजीत को कुछ न कुछ देते हैं। उससे सुजीत एक पुरानी मिनी बस गांव से शहर लोगों को पहुंचाने के लिए खरीद कर लाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आकाशीय विद्युत आकर्षण के इफेक्ट से करेला इतना बड़ा हो गया। कई लोगों को उस करेले का रस पीने से पुराने रोग ठीक होने लगते हैं। हरिश्चंद्र जादुई करेले के पास एक मंदिर बनवा देता है। मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। भाई साका, अगर ये करेला अपन लोगों के पास आ जाए तो हम उसे अमेरिका को बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं। भाई राका, विचार तो तुम्हारे उत्तम है, लेकिन इतना बड़ा करेला चोरी कैसे होगा? अरे ऐसा करते हैं कि आज रात इसमें घुसकर इसके बीज को चुरा लेंगे और अपने खेत में उसको बो देंगे। वाह दोस्त, क्या आइडिया दिया है। आज रात चाकू छुरी लेकर चलना होगा, करेले को काट कर उसमें से बीज निकालना होगा। रात में राका और साका दोनों मिलकर जादुई करेले के बीज की चोरी करने जाते हैं। जैसे ही करेले को काटने के लिए चाकू लगाते हैं,
दोनों को इतना जोर से करंट का झटका लगता है कि सीधा मंदिर के पास जाकर गिरते हैं। उनके हाथों को लकवा मार देता है। दोनों 21 दिनों तक मंदिर की सीढ़ी धोते हैं, तब जाकर उनका हाथ ठीक हो जाता है। हरिश्चंद्र भाई, बाढ़ के कारण पूरे गांव का फसल बर्बाद हो चुका है। इस आपात से उभरने में पता नहीं हमें कितना वक्त लगेगा। क्यों ना हम जादुई करेले से मदद मांग कर देखें? बहुत ही पते की बात की है मुखिया जी आपने। आइए चलते हैं जादुई करेले के पास। है जादुई करेला, तुमसे गांव के लोगों की हालत छिपे नहीं है। कम से कम 1 महीना दाल, चावल, नमक, चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का पैकेट भी उपलब्ध करवा दीजिए। हरिश्चंद्र, इधर आओ, देखो जादुई करेला से पैकेट निकल रहे हैं। अरे वाह, जो जो सामान हमें चाहिए था वो सारे आवश्यक सामान इसमें मौजूद हैं। पिताजी, पिताजी, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। मंदिर के पास पहले से ही बहुत भीड़ है, क्या करें? बेटा, ऐसा करो कि सारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को एक तरफ कर दो और नौजवानों को एक तरफ। कुछ नौजवानों को पैकेट वितरण करने के लिए ले आओ। बेटा, अपनी बस और टेम्पो को भी ले आओ। जो लाचार हैं यहाँ नहीं आ सकते, उनके घर पर पैकेट पहुँचा दो। देखिए भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के पास जादुई करेला है और इसके रहते कोई भी आपदा हम पर नहीं आ सकती। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करें और अपने पैकेट ले ले। बुजुर्ग और लाचारों को यहाँ आने की जरूरत नहीं। उनके घर पर पैकेट हमारे सदस्य बस और टेम्पो से पहुँचा देंगे। जादुई करेला के द्वारा लगभग 6 महीने राहत सामग्री दी जाती है। इस तरह लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। इस बार बारिश नहीं होने से सूखे जैसी स्थिति होती है। इस समय का हल ढूंढने के लिए मुखिया जी हरिश्चंद्र को बुलाते हैं। हरिश्चंद्र भाई, हमारे गांव के लिए तथा अगल बगल के गांव के लोग हमारे जादुई करेले से लगातार 6 महीने से सामग्री ले रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। इस बार बारिश का लक्षण भी ठीक नहीं, सूखे का असर है। क्यों ना हम जादुई करेले से पानी की मांग करें और लोगों को नहर खुदाई में लगवा दें, ताकि लोग काम भी कर सकें और मुफ्त के खाने की आदत भी खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं आपने। चलिए आज ही जादुई करेले से निवेदन करते हैं। हे जादुई करेला, जब जब हमारे गांव पर मुसीबत आई है, आपने हमारा साथ दिया। अब इस सूखे में हमें पानी की जरूरत है। तभी जादुई करेले से एक बहुत बड़ा नल निकलता है। मेरे प्यारे गांव वासियों, हम लोगों की तकलीफ को देखते हुए जादुई करेले ने हमें पानी प्रदान कर दिया है। अब आप सब नहर की खुदाई करके छोटे छोटे नालियों द्वारा अपने खेतों में पानी ले जा सकते हैं। गांव के लोग नहर नालियां बनाने में लग जाते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी होने के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र जादुई करेले से रिक्वेस्ट कर 3 दिन विशाल करेले से ही गांव तथा उसके आसपास पानी का फुहार करवा देता है, ताकि लोगों को गड्ढा करने में आसानी हो। इस तरह औरा गांव में जब जब संकट आता है, जादुई करेला से वो टल जाता है। इस गांव के लोग बहुत सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं।